हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी एक छोटे से गांव में डिम्पल नाम की लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। जहां उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी तो वहीं पिता एक राशन की दुकान चलाते थे, जिससे कि उनके घर का निर्वाह होता था। और गोपाल उसी पैसों से अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े पैसे जोड़ रहा था। वक्त बीतता है और एक दिन उसकी बीवी उसे बोलती है, सुनो जी, आप इतनी मेहनत मेरे और डिम्पल के लिए करते हैं, लेकिन मैं आपको एक सच बात कह दूं, डिम्पल को आपकी इस मेहनत और थकान की जरा भी परवाह नहीं है। देखो भगवान, डिम्पल मेरी इकलौती बेटी है और तुम्हें पता है, मैं जो डिम्पल की शादी के लिए सालों से पैसे जोड़ रहा था वो अब पूरे हो गए हैं। अब तो बस उसके लिए अच्छा सा रिश्ता देखना है। इसी तरह जब गोपाल अपनी बीवी को ये बता रहा होता है, तभी डिम्पल वहाँ आकर बोल पड़ती है, पिताजी, आप मेरी शादी की बात कर रहे थे ना, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं ना, तो इस गांव में रिश्ता बिल्कुल मत देखना, क्योंकि मैं शहर में शादी करना चाहती हूँ। अरे जब से पैदा हुई हूँ बस ये खेत खलियान, बाग बगीचे, गाय भैंस, इसके अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं है। ये देहातियों वाली जिंदगी जी जी कर मैं पक गई हूँ, इसलिए अब मैं शहर में शादी करके एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। हाँ बेटिया, समझ गया मैं तेरी बात। तू चिंता मत कर, तेरे पिता तेरे लिए शहर का ही लड़का देखेंगे और उसी से तेरी शादी कराएंगे। इस तरह गोपाल अपनी बेटी से ये बोलता है और जिसके बाद डिम्पल खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है। और अगले ही सुबह गोपाल गांव के पंडित के पास जाता है और अपनी बेटी के लिए शहर का रिश्ता ढूंढने के लिए बोलता है। जिसके कुछ दिन बाद डिम्पल के लिए शहर से रिहान नाम के लड़के का रिश्ता आता है। रिहान की माँ उसके और अपनी बेटी चारू के साथ उसके घर आती है। जिसके बाद गोपाल बोलता है, जी जी जी, आइए बहन जी, आओ बेटा, यहाँ बैठो। माफ करना, वो जरा गांव के घर थोड़े ऐसे ही होते हैं। अरे अरे भाई साहब, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? सब ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गांव के लोगों का स्वागत दिल से होता है, जैसा कि आप कर रहे हैं। और अब तो रिश्ता जुड़ने वाला है, तो फिर आप इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं? आइए आप भी हमारे साथ बैठिए। गोपाल को अनुपमा का खुद के साथ ऐसा बर्ताव देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो कुर्सी पर बैठ जाता है। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ सुमति अपनी बेटी डिम्पल के साथ चाय नाश्ता लेकर आती है और सबको परोसती है। और जैसे ही वो रिहान को चाय देती है, रिहान उसे एक टक देखने लगता है। जिसके बाद वो अपने मन में बोलता है, अरे वाह रिहान, तेरी होने वाली बीवी तो बेहद ही खूबसूरत है और जैसा मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे एक सिंपल और सादगी वाली लड़की मिले, ये बिल्कुल वही है और मेरे लिए ही बनी है। और इस तरह सभी लोग चाय पीते हैं। जिसके बाद अनुपमा डिम्पल से कुछ कॉमन से सवाल करती है और डिम्पल उन सवालों का जवाब देकर पास हो जाती है। जिसके बाद अनुपमा बोलती है, भाई साहब, मुझे तो मेरी होने वाली बहू बहुत पसंद है। अब बस रिहान के जवाब का इंतजार है। अगर आपको सही लगे तो क्या रिहान और डिम्पल अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बहन जी, आजकल के जमाने में लड़का लड़की आपस में बात कर ले तो ज्यादा अच्छा है। अनुपमा और डिम्पल के पिता गोपाल के कहने पर दोनों अकेले में बात करने के लिए बाहर जाते हैं, जहां रिहान उनसे बोलता है, तो डिम्पल, तुम्हें क्या क्या पसंद है? जी, मेरा तो एक ही शौक है कि जैसे बड़े बड़े शहर में लोग रहते हैं ना, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, शॉपिंग करते हैं, वही सब करने का। वैसे आपको क्या पसंद है? जी क्या बताऊं, जब से आपको देखा है बस आप ही आंखों में बस गए हो और आप ही मेरी पसंद हो। मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है, और आपकी? जी, मेरी तरफ से भी हाँ है। इस तरह डिम्पल और रिहान एक दूसरे से शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद उनकी परिवार की रजामंदी से और खुशी से कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। और डिम्पल की विदाई के समय उसके पिता गोपाल उसे बोलते हैं, बिटिया, तेरी इच्छा के साथ मैंने तेरी शादी शहर के अच्छे और भले घर में की है। कोई भी शिकायत का मौका मत देना अपने ससुराल वालों को। ठीक है पापा। इस तरह डिम्पल अपने पति और ससुराल वालों के साथ कुछ ही देर में ससुराल पहुंच जाती है।
और उसकी सास अनुपमा उसका गृह प्रवेश करवाते हुए बोलती है। बहू, कलश को पैर लगाकर अंदर आओ। अनुपमा के कहने पर डिम्पल गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है और घूंघट से ही चारों तरफ देखते हुए मन में बोलती है, अरे वाह, अब तो मेरी किस्मत ही जाग गई है। कहाँ मेरा वो गांव का छोटा सा घर था और कहाँ मेरा ये शहर का आलीशान बड़ा घर है। डिम्पल अपने मन में ये सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास अनुपमा उसे और रिहान को आराम करने के लिए कमरे में भेज देती है और कुछ देर बाद रात हो जाती है और रिहान अपनी वाइफ डिम्पल के पास आकर उसे बोलता है, डिम्पल, आज हमारी सुहागरात है ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ और मुझे पता है कि वो तोहफा तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है। सच में रिहान, तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो? दिखाओ मुझे क्या है। गिफ्ट के लिए डिम्पल की बेचैनी देखकर रिहान हंसने लगता है और गिफ्ट उसके हाथ में देते हुए बोलता है, ये लो तुम्हारा गिफ्ट, इसे कल खोल कर देखना। आज का वक्त तो सिर्फ मेरा है और आज तो मैं अपनी खूबसूरत वाइफ से ढेर सारी प्यार भरी बातें करना चाहता हूँ और तुमसे रोमांस करना चाहता हूँ। अरे वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पहले मैं इस गिफ्ट को खोल कर देखूंगी कि इसमें क्या है। इस तरह डिम्पल गिफ्ट को खोलकर देखती है जिसमें एक डायमंड की रिंग होती है, जिसे देखकर डिम्पल बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे थैंक यू रियान, इस प्यारी सी रिंग के लिए। मुझे ये बहुत पसंद आई। डिम्पल उस हीरे की रिंग को देखकर बहुत खुश होती है और फिर हर 1 मिनट बाद बार बार उसको देखती है और बेचारा रिहान इंतजार करता है कि कब डिम्पल उसके पास आएगी। और इस तरह रिहान की सुहागरात पतझड़ के सूखे पत्तों की तरह ही बीत जाती है और रिहान सो जाता है। थोड़े समय बाद सुबह होती है और अगली सुबह रिहान की नींद खुलती है और वो बोलता है, शिट यार, मैं कल डिम्पल के लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाया था। मुझे लगा वो गिफ्ट देखकर मुझे झट से गले लगा लेगी, लेकिन सब उल्टा ही हो गया। कल की रात तो ऐसे ही बीत गई। इस तरह रिहान उठकर फ्रेश होने चले जाता है और उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ते का वेट करते हुए बोलता है, माँ, जल्दी से नाश्ता लगा दो, ऑफिस जाना है मुझे। अरे रिहान बेटा, अब तेरी शादी हो गई है तो अब खाना मैं नहीं बल्कि तेरी बीवी और मेरी बहू डिम्पल बनाएगी। इस तरह डिम्पल नाश्ता बनाकर लाती है और अपनी सास, पति और चारू को नाश्ता परोसती है। नाश्ता करने के बाद रिहान ऑफिस चला जाता है। कुछ वक्त बीतता है और शाम हो जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद रिहान घर वापस आता है और अपने कमरे में जाता है, जहां डिम्पल उसके बेहद करीब आकर बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, कल आप मेरा इंतजार करते करते सो गए थे। इट्स ओके डिम्पल, आज की रात भी मेरे पास है। जी वो तो ठीक है, लेकिन आज की रात के लिए मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ और उसके लिए मेरे पास अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, तो आप मुझे शॉपिंग करवाने ले चलेंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। इस तरह वो दोनों मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, जहां डिम्पल एक ब्यूटी प्रोडक्ट की शॉप पर जाकर बोलती है, जी मुझे महंगा, बढ़िया, अच्छी क्वालिटी का मेकअप दिखा दीजिए। यस श्योर मैम, ये प्रोडक्ट हमारे शॉप का सबसे यूनिक एंड एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट है। ठीक है, आप इसे जल्दी से पैक कर दीजिए। डिम्पल बिना रेट जाने ही वो महंगा मेकअप प्रोडक्ट पैक करवा लेती है, लेकिन रिहान को टेंशन हो जाती है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचता हुआ बोलता है, ये महंगी शॉप और ये मेकअप प्रोडक्ट देखकर तो लग रहा है कि जैसे आज मेरी जेब के पैसे भी कम पड़ने वाले हैं। इस तरह ब्यूटी प्रोडक्ट वाली एनी उसे मेकअप की परचेज लिस्ट दे देती है, जिसे देखकर रिहान के होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है, क्या 15,000? ये मेकअप 15,000 के हैं? उसके चौंकने पर डिम्पल उसे देखते हुए बोलती है, क्या हुआ, तुम इतना चौंक क्यों गए? कुछ भी नहीं मैम, क्या मैं आपको पेमेंट कार्ड से कर सकता हूँ? वो क्या है ना, इतना कैश मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इस तरह रिहान कार्ड से पेमेंट करके डिम्पल के साथ घर आता है। वक्त बीतता है और डिम्पल हर कुछ दिन में रिहान से पैसे मांगती और उन पैसों से कभी महंगी ड्रेस, कभी मेकअप लेकर आती और इस तरह रिहान के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और रिहान अकेले में बैठकर सोच रहा होता है कि तभी उसकी माँ और बहन उसके पास आकर बोलते हैं, क्या हुआ रिहान बेटा, तू इतना उदास क्यों है? बहू से झगड़ा हुआ है या फिर ऑफिस में कुछ हुआ? अपनी माँ और बहन के पूछने पर रिहान शादी की रात से लेकर एक एक करके सारी बात बताता है,
जिसे सुनकर चारू बोलती है, माँ, मुझे तो शादी के पहले से ही भाभी की हरकतें बता रही थी, और अब आप ही बताओ, अगर वो भैया को नहीं समझेगी तो आगे का जीवन भला बिना एक दूसरे को समझे कैसे बीतेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप भाभी से बात करो। अपने बेटे के मन को देखकर और चारू की सारी बात सुनकर अनुपमा डिम्पल से इस बारे में बात करती है और बोलती है, बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने मेरे बेटे से सिर्फ अपनी महंगी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए शादी की? तुझे पता भी है कि तेरा पति मन ही मन कितना दुखी है, कितने दर्द और तकलीफ में है। शादी सिर्फ महंगी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की दिल की भाषा समझने और एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होती है। और जो चीज हम लोगों के बजट में नहीं है, उसे हम बार बार नहीं ले सकते, इसलिए अपनी आदत को थोड़ा बदल दे। ये सुनकर डिम्पल को अपनी सब गलतियों का एहसास होता है और वो रिहान के पास जाकर उसे बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम मेरी खुशी के लिए मेरी हर जिद को पूरी कर रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो। लेकिन अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो तुम्हें तकलीफ दे या जिससे तुम्हें टेंशन हो। इतना बोलकर डिम्पल रिहान के गले लग जाती है, जिसके बाद उन दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत होती है और फिर वो खुशी और समझदारी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। आरजू बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसका बचपन से ही मॉडल बनने का सपना था और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो अक्सर अपने स्कूल और कॉलेज में होने वाले मॉडलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके हाथ उसके सपनों की चाबी लगती है। उसे पता चलता है कि मुंबई में बहुत ही जल्द बेस्ट मॉडल्स के ऑडिशन स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए वो अपने घर में अपने पिता राम से बोलती है, पापा, मुझे मुंबई जाना है, बहुत जल्दी वहाँ पर बेस्ट मॉडल्स के ऑडिशन स्टार्ट होने वाले हैं, मुझे भी उसमें भाग लेना है पापा। कहीं नहीं जाना, चुपचाप जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो, इन सब में कुछ नहीं रखा, और अब शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। पर पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे मॉडल बनना है, प्लीज पापा, मुझे मेरा सपना पूरा करने दो प्लीज। आरजू रोने लगती है और बार बार अपने पिता से मुंबई जाने की जिद करती है। उसकी ये जिद देख उसके पिता उसके सामने एक शर्त रखते हुए बोलते हैं, अगर तुम मेरी पसंद के लड़के से शादी करोगी तो ही मैं तुम्हें मुंबई जाने दूंगा मॉडल बनने के लिए, और अगर मंजूर नहीं है तो भूल जाओ मॉडल बनने का सपना। ठीक है पापा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, और जिससे आप बोलेंगे मैं उसी से शादी करूँगी। आरजू अपने पिता की शर्त मान जाती है और उसके लिए बहुत अच्छे घर से सूर्या नाम के लड़के का रिश्ता आता है। सूर्या अपनी माँ अंजना के साथ आरजू को देखने के लिए उसके घर आता है, जहाँ पहली ही नजर में सूर्या को आरजू से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर आरजू सूर्या की माँ के मन को भी भा जाती है और अंजना राम से बोलती है, अरे भाई साहब, हमें आपकी आरजू बहुत पसंद है, अब तो आप बस ये रिश्ता पक्का ही समझो। वो दरअसल आपसे थोड़ा समय चाहिए, वो हमारी आरजू एक मॉडल बनना चाहती है और इसके लिए वो मुंबई जाने वाली है। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, वो जैसे ही मुंबई से आएगी हम उसकी शादी करवा देंगे। इसके मॉडल बनने से आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नई सोच वाले इंसान हैं। हमें तो खुशी होगी कि हमारी बहू मॉडल है, मॉडल। अंजना मान जाती है और आरजू ऑडिशन के लिए मुंबई चली जाती है, जहां उसका सिलेक्शन हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो मॉडल बन अपने घर आती है, जहां वो अपनी पिता की शर्त के मुताबिक सूर्या से शादी करती है। और शादी करने के बाद आरजू अपने ससुराल की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती और अपने ही घमंड में जीना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंजना की बहन अन्नू आरजू से मिलने आती है, जहां अंजना उसको बोलती है, बहू रानी, देख तुझसे मिलने कौन आया है, मेरी प्यारी बहन अन्नू। आ और पैर छूकर आशीर्वाद ले ले। मॉम, आप ठीक तो है ना?
और आप ये क्या बकवास कर रही हैं? मैं और पैर छूकर आशीर्वाद लूं? कुछ भी। अगर आपको अपने रेपुटेशन का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचिए। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आखिर मैं एक मॉडल हूँ, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। सो प्लीज मुझसे इन सब ड्रामों को पूरा करने की कोई उम्मीद मत रखिए, मुझसे नहीं होगा ये सब। जीजी बुरा मत मानना, लेकिन बहू लाई हो या तोप, आखिर घमंड किस चीज का है इसके अंदर? ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, ये घमंडी किसको बोला आपने? आई एम अ मॉडल, ओके? मैं यहाँ किसी के पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लेने आई हूँ, समझी? और वैसे भी आप मुझे देखने आई है ना, देख लिया, और अब जाओ यहाँ से और जाकर अपनी बहू को संभालो। दूसरों को ना इतना ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। ना स्वीटी, मॉडल बनने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने संस्कार ही भूल जाओ। अभी के अभी मेरी बहन से माफी मांग। अरे माफी तो मेरी जुत्ती भी ना मांगे। अब रहने ही दो जिज्जी, अब ऐसी घमंडी और मॉडल बहू लेकर आई हो तो ऐसी बातें तो सुननी ही पड़ेगी ना। हाँ, अरे मेरा क्या है, मैं तो थोड़ी ही देर के लिए आई थी आपकी इस बहू से मिलने के लिए, लेकिन मुझे क्या, आपको ही सारा जीवन इसे संभालना है। मैं तो चली जिज्जी अब। इतना बोल अन्नू वहाँ से चली जाती है, पर अंजना को अपनी बहू की ये हरकत बिल्कुल रास नहीं आती और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। पर आरजू का घमंड और उसकी बदतमीजियाँ कम ही नहीं होती। ऐसे ही एक दिन आरजू उदास हो अपने कमरे में बैठी होती है, जहाँ सूर्या उससे पूछता है, क्या हुआ मेरी जान को, ऐसे अकेले उदास क्यों बैठी है? कुछ नहीं। लगता है मूड ठीक नहीं है, लाओ मैं ठीक कर देता हूँ। अरे दूर हटो मुझसे, तुम और तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली की वजह से मेरा मूड और मेरा करियर दोनों खराब हो गए हैं, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम और वो तुम्हारी माँ है। ऐसी क्या गलती हो गई है आरजू हमसे जो ऐसे बोल रही हो? हमने तो कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं करा। ओ प्लीज शट अप। जब से तुमसे शादी हुई है ना, तब से मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तुम लोगों ने, और कहीं पर भी मुझे काम नहीं मिल रहा। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और तुम्हारी माँ, समझे? तुम दोनों की मनुष्यत की वजह से ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुमने शादी ही क्यों करी मुझसे? मना कर देती ना शादी करने से। और हाँ, मेरी माँ को मनहूस बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझी? सो माइंड योर लैंग्वेज। मुझे भी तुमसे शादी करने का ना कोई शौक नहीं था, सिर्फ मजबूरी में ही की थी तुमसे शादी, क्योंकि अगर तुमसे शादी नहीं करती तो मैं मॉडल नहीं बन पाती। ऐसी भी क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो मॉडल बनने के लिए तुमने मुझसे शादी करनी थी? आरजू सूर्या को सारी बातें बता देती है कि किस हालत में उससे शादी हुई, और वो बोलती है, अरे मैं एक मॉडल हूँ और मैं अपना करियर संभालना चाहती हूँ, ना कि सारी जिंदगी बस सास ससुर पति और बच्चों के पीछे भागना चाहती हूँ। तुम बोलना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो ना। अरे बस यही कि मुझे इस रिश्ते में अब और नहीं रहना है, तुम मुझे चुपचाप डाइवोर्स दे दो। आरजू अपने पति से डाइवोर्स मांगती है, पर सूर्या मना कर देता है। पर आरजू अपनी बात पर अड़िग रहती है और अपनी बात को मनवाने के लिए वो घर में तोड़-फोड़ करना शुरू कर देती है। कभी कभी पूरी रात घर से बाहर रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और आरजू की दोस्त निधि अपने पति अरुण के साथ उससे मिलने आती है, जहां आरजू की सास उन दोनों का स्वागत करती है, जिस पर निधि उससे बोलती है, यार तेरे घर की मेड कितनी अच्छी है। मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं तेरे नहीं इनके घर आई हूँ। मॉम, अगर आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल तो रख लेती। पर बेटा, पहली बार तेरी दोस्त घर आई है। मॉम, मुझसे मिलने चाहे कोई भी आए, आपको ना उनके सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। बुरा मत मानना निधि, पर तुम्हारी इस दोस्त को ना तमीज ही नहीं है किसी से बात करने की। सही बोल रहे हो आप। आरजू, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी सास और पति मिला, पर तुझे ना इनकी कदर नहीं है। तू अपनी मॉडलिंग के घमंड में बिल्कुल अंधी हो चुकी है। सुधर जा यार, अभी भी वक्त है। यार एक बार मेरी बात तो सुन, ये हमारी क्लास की नहीं है। सॉरी आरजू, पर तुम इनके प्यार के लायक ही नहीं हो। अगर इनकी जगह कोई और होता ना
तो अब तक तुम जैसी घमंडी लड़की को ना बाहर निकाल चुके होते। चलिए अरुण जी यहाँ से। जिसको अपने पति और सास की इज्जत नहीं, वो हमारी इज्जत क्या करेगी। चलिए आप, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकती। इतना बोल निधि और उसका पति बिना उसकी बात सुन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आरजू इस बारे में सोचती है तो वहीं अंजना को आरजू की बात सुई की तरह चुभती है और आरजू से बात करनी वो बंद कर देती है। वहीं आरजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एक अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम करती है। रात को सूर्या घर आता है और ये सब देख हैरान हो जाता है और आरजू अपने पति और सास से माफी मांगती है। मॉम, सूर्य जी, प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने घमंड के आगे कभी कुछ नहीं देखा और मैंने पता नहीं आप दोनों के साथ में क्या क्या किया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ मैं एक अच्छी बहू और बीवी दोनों का फर्ज बहुत ही अच्छे से निभाऊंगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। आरजू को इस तरह रोता और माफी मांगता देख अंजना अपना सारा गुस्सा साइड कर देती है और दोनों माँ बेटे आरजू को माफ कर देते हैं और आरजू एक अच्छी बहू की तरह अपने घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठा लेती है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।